नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बचेंद्री पाल का जीवन परिचय और पाठ का कुछ अंश देखा था और आज की क्लास में हम गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 में शिखर मेरी यात्रा का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से बचेंद्री पाल की यात्रा शुरू होती है और पर्वतारोहण के लिए उसका चयन किया जाता है। तो काठमांडू से यानी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्हें नेपाल की राजधानी काठमांडू जाना होता है। उनके जो यात्रा के प्रमुख अग्रिम दल के जो नेता थे वो कर्नल खुल्लर थे और वहाँ पर अचानक खम्बू पहाड़ी पर हिमपात हो जाता है और उस हिमपात में एक शेरपा कुली की मृत्यु हो जाती है और 4 घायल हो जाते हैं। तो जो बचेंद्री का जो ग्रुप था वो इस हादसे से काफ़ी दहशत में आ जाता है, डर जाते हैं, किंतु कर्नल खुल्लर उन्हें बताते हैं कि ये अवसाद का कारण नहीं है, ऐसा अक्सर पर्वतारोहण में हो सकता है क्योंकि अक्सर यहाँ बर्फ़बारी होती रहती है। तो अब आगे हम देखेंगे कि आगे पाठ में क्या होता है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने इसका कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और आगे हम पढ़ते हैं। तब हमने देखा था कि वो एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंची चोटियों को दूर से बचेंद्री पाल निहारती हैं और भौचक्की रह जाती है कि दूर से देखने पर बर्फ़ की जो बर्फ़बारी से जो नदी बनी है वो बड़ी ही सुंदर लग रही है। हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ़ के खंभों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था, यानी बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित रूप से तितर बितर होकर कहीं भी गिरना हिमपात कहलाता है। हमें बताया गया है कि ग्लेशियर के बहने से, यानी जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ के ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती है जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। यानी ज़रा भी टेम्परेचर हाई होता है और ऐसी स्थिति में जो बर्फ़ है वो पिघल के बहने लगती है तो बर्फ़ की सिल्लियों में, चट्टानों में हलचल होने लगती है। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है क्योंकि ऐसी स्थिति में बर्फ़ धसकने लगती है, पहाड़ियाँ खिसकने लगती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यानी धीरे धीरे जब बर्फ़ पिघलती है तो चट्टानें खिसकती हैं और फिर उसके बाद गहरे खड्डों के रूप में दिखाई देती है। तो ये और भी डरावना हो जाता है पर्वतारोहियों के लिए क्योंकि ज़रा से भी पाँव सरका और व्यक्ति खड्डे में गिरा। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यानी बचेंद्री पाल के जो दल के सदस्य थे डॉक्टर मीनू मेहता, उन्होंने उन्हें लट्ठों और रस्सियों से का उपयोग करके किस तरह से पुल बनाया जाता है ये सब कुछ सिखाया। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यानी तीसरा दिन हिमपात में सामान को लेकर ऊपर ऊंचाई की ओर चढ़ने का अभ्यास कराना था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसमें हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर, यानी जो इनके अग्रिम दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी जो सामान लेकर कैंप 1 तक पहुंच गई थी। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 6900 यानी 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये संतोषजनक प्रगति थी, यानी कुछ कुछ ऊंचाइयों पर अलग अलग तरह के कैंप लगाए गए थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे साथ आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई
मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, यानी मैं एवरेस्ट की यात्रा पहली बार कर रही हूँ, मैं इसी विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। ये कहने के बाद, तेंजिंग द्वारा ये कहने के बाद बचेंद्री का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोहत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी भारी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान में नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि कैंप के ऊपर से बर्फबारी हुई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हुए। तो इस तरह से बचेंद्री पाल और उसके साथियों को भी भीषण बर्फबारी का सामना करना पड़ा और एक बार तो उनका कैंप बर्फबारी में दब ही गया था। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्राय सभी कैंप 2 तक पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रक्चर पर लेटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों और तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा, यानी उन्हें वापस से नीचे बेस कैंप में भेजना पड़ा, क्योंकि टूटी हड्डियों के साथ वो अब एवरेस्ट की यात्रा नहीं कर सकते थे। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री पाल को कर्नल खुल्लर ने कहा, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? बचेंद्री ने कहा, नहीं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, नहीं। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से बचेंद्री पाल ने साहस का प्रयोग किया। वो डर तो गई थी किंतु उसने हिम्मत दिखाई। आगे का पाठ का हिस्सा अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।